नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक रहेगा डिसऑनर। बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर क्या होता है हम वो देखेंगे। चलिए एक बार कोर्स की आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेच्योरिटी क्या होती है, पेमेंट की लाइबिलिटी किसकी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट क्या होता है, देन डिसऑनर ऑफ बिल, फिर नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। ये सारे सब टॉपिक्स इस वीडियो में हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले मेच्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों मेच्योरिटी का मतलब है ड्यू डेट बिल की कब है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पेमेंट कब होगा उस डेट को बोला जाएगा मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी डिपेंड करती है कि बिल का टाइप कौन सा है, क्या बिल आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट बिल है या एट साइट बिल है। चलिए आफ्टर डेट, सबसे पहले आफ्टर डेट का केस में देखते हैं। आफ्टर डेट बिल का मतलब है कि जो डेट बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मेंशन्ड है उसका प्लस कुछ स्पेसिफाइड पीरियड होगा जिसमें कि मेंशन होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। फॉर एग्जांपल, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा है कि 60 डेज आफ्टर डेट, अब डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है 1 जनवरी, लिखा हुआ है 60 डेज आफ्टर डेट, तो ये 1 जनवरी से काउंट होगा। अब देखते हैं ड्यू डेट क्या होगी। देखिए 1 जनवरी ये पॉइंट है, ठीक है। इसको छोड़ के अब 60 डेज काउंट करेंगे। सबसे पहले 3 डेज इसके, 7 + 3 10, 10 + 7 17, +7 24, 24 + 6 इट्स 30। 30 डेज जनवरी के आ गए, फेब्रवरी के 28, टोटल बन गए 58, 59 एंड 60। 60 बन रहा है आपका 2 मार्च को, ठीक है। देन 2 मार्च 60। दोस्तों इस केस में 3 डेज का ग्रेस पीरियड हमेशा मिलता है, ठीक है। देन 2 मार्च + 3 डेज, 3rd, 4th एंड 5th। देयरफॉर द ड्यू डेट विल बी 5th ऑफ द मार्च। एक और एग्जांपल देखते हैं। बिल पर मेंशन होगा कि 2 मंथ्स आफ्टर डेट, 2 मंथ्स आफ्टर डेट ये मेंशन होगा। बिल कब ड्रॉ किया गया 1 जनवरी को, 2 मंथ्स कब हो जाएंगे 1 फरवरी, 1 मार्च को। यहां पे 2 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, 2 3 4, तो ड्यू डेट आपकी कब निकल जाएगी 4 मार्च को। कहने का मतलब जो होल्डर होगा उसको 4 मार्च को पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट आता है आफ्टर साइट बिल्स। आफ्टर साइट बिल्स के केस में ड्यू डेट क्या होगा, जो एक्सेप्टेंस डेट है। आफ्टर साइट के केस में एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है, बिकॉज मेच्योरिटी एक्सेप्टेंस के बाद ही डिसाइड होगी। जितना पीरियड उसमें मेंशन होगा +3 डेज का ग्रेस पीरियड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई बिल है जो कि 15 फेब को एक्सेप्ट करा गया, ठीक है। ड्रॉई ने लाइबिलिटी ले ली 15 फेब को, 30 डेज आफ्टर साइट बिल था, तो क्या ड्यू डेट निकलेगी। देखिए 15 फेब यहाँ पे 7 + 6 13, 14 + 7 21, +7 28, 29 30, 17 तक 30th आ गया, 18 19 20, 20th मार्च 3 डेज ग्रेस पीरियड इंक्लूड करके 20th मार्च ड्यू डेट निकलेगा इसका, ओके। एट साइट बिल, एट साइट बिल का मतलब है जिस टाइम प्रेजेंट करा जाएगा वही ड्यू डेट हो जाएगा, इसमें कोई और कोई टाइम पीरियड वगैरह नहीं मिला जाएगा, ठीक है। सपोज प्रेजेंट करा गया बिल पेमेंट के लिए 10th अप्रैल को, 10th अप्रैल को जब प्रेजेंट करा जाएगा तो ड्यू डेट भी 10th अप्रैल ही हो जाएगा। इसमें कोई पीरियड और मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 30 डेज एट साइट, वो रेलिवेंट नहीं है। सिंपल बिल के टेनर पे मेंशन किया जाएगा कि इट इज एट साइट बिल। जब वो प्रेजेंट करा गया तभी वो ड्यू हो गया, तभी वो उसकी मेच्योरिटी डेट आ गई। अब कुछ मेच्योरिटी कैलकुलेट करने में कुछ स्पेशल केसेस आते हैं दोस्तों। सपोज जिस दिन मेच्योरिटी का डेट निकल रहा है वो पब्लिक हॉलीडे है या उस दिन संडे है, तो मेच्योरिटी
उससे पिछले दिन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 अगस्त को मेच्योरिटी डेट निकली, अब वो पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है, तो मेच्योरिटी डेट आ जाएगी 14 अगस्त। अगर कोई इमरजेंसी सरकार ने लगा दी है तो नेक्स्ट वर्किंग डे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 अक्टूबर को सरकार ने बंद डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो 3 अक्टूबर डे। अगर छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है या संडे है, तो प्रीवियस वर्किंग डे। अगर सरकार ने कोई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है तो नेक्स्ट वर्किंग डे हो जाएगा, ठीक है। अब एक और स्पेशल केस है जब नॉन एग्जिस्टेंट डेट आ जाता है। नॉन एग्जिस्टेंट डेट का मतलब क्या है? सपोज मेच्योरिटी आपकी आती है, सपोज एक बिल ड्रॉ करा गया 31 जनवरी को, आफ्टर डेट बिल था 1 मंथ आफ्टर डेट, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? आप लेके आओगे 31 फेब, देन 3 days, बट 31 फेब इज नॉट पॉसिबल। उस केस में आप 28 फेब को रेलेवेंट मानोगे और उससे आप 3 days कैलकुलेट फर्दर करोगे। 1st, 2nd एंड 3rd मार्च आ जाएगी। सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज है 3 months आफ्टर डेट, देखिए 31 जनवरी से 3 months, 31 फेब, 31 मार्च, 31 अप्रैल। 31 अप्रैल इज नॉट पॉसिबल, आई विल कंसिडर 30th अप्रैल। 30th अप्रैल के बाद 3 days का ग्रेस पीरियड, 1st, 2nd एंड 3rd। 3rd मई मीन्स ये है नॉन एग्जिस्टेंट डेट। जब कोई डेट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उस मंथ का लास्ट वर्किंग डे लेंगे। दोस्तों ये याद रखना है, लास्ट वर्किंग डे होना चाहिए। सपोज ये 1 मंथ आफ्टर डेट बिल है 31 जनवरी को, 31 मार्च, 31 अप्रैल, 31 मई आया, ठीक है। तो आपने ब्लाइंडली नहीं ले लेना कि भाई लास्ट डे, आपने ये भी देखना है कि वो वर्किंग डे होना चाहिए। अगर इमीडिएटली वो वाला वर्किंग डे नहीं है तो आप उससे पिछला कंसीडर करेंगे। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। पेमेंट की लाइबिलिटी किसकी आएगी? अब ड्यू डेट तो आ गई, बट पेमेंट करेगा कौन? पेमेंट वो करेगा जिसने बिल को एक्सेप्ट करा हुआ है। नॉर्मल केस में वो ड्रॉई ही होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, तो पेमेंट की लाइबिलिटी ड्रॉई की रहती है। अदरवाइज हम जनरल टर्म्स में बोलेंगे कि एक्सेप्टर इज द प्राइमरी लाइबल। एक्सेप्टर की प्राइमरी लाइबिलिटी है, तभी तो हम बोलते हैं कि एक्सेप्ट कराना जरूरी है। अगर बिल नॉन एक्सेप्टेड है, देखियो एक्सेप्टेंस किस केस में मैंडेटरी है, हमने पहले पढ़ा है। अगर आफ्टर साइट बिल है, देखने के बाद अगर बिल की मेच्योरिटी शुरू होगी तो एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। अगर बाकी किसी केस में एक्सेप्टेंस नहीं रिक्वायर्ड। एक और केस है दोस्तों, अगर बिल की कंडीशंस रेलेवेंट हो, बिल्स की कंडीशन में मेंशन हो कि एक्सेप्टेंस की जरूरत है, तो भी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। यह सेकंड केस है कि आफ्टर साइट बिल, बाकी किसी केस में जरूरत नहीं है। तो मतलब आफ्टर साइट बिल को छोड़ के बाकी सारे तो नॉन एक्सेप्टेड बिल ही होंगे, ठीक है, एक्सेप्टेंस उसमें नहीं हुआ होगा। तो उस केस में कौन रिक्वायर, उस केस में लाइबिलिटी किसकी रहेगी? एक्सेप्टर तो बच गया, ड्रॉई तो बच गया, ठीक है, वो तो बोलेगा कि भाई मैंने तो एक्सेप्ट नहीं करा, मैं तो लाइबल नहीं है। तो उस केस में ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स लाइबल रहेंगे, ठीक है। प्राइमरी लाइबिलिटी फिर ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स की हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर ड्रॉई के अगेंस्ट फिर भी कोई ड्यू है तो आप नेशनल एनआईए के अंदर नहीं आप कोई केस फाइल करोगे, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कर सकते हो फिर भी, कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उसको माल सप्लाई करा था, मुझे पेमेंट नहीं हुआ, बट इस केस में करोगे। बट हम डील कर रहे हैं एनआईए के अंदर, हमारा ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है ये एनआईए के अंदर आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। उसके अगेंस्ट आप ड्रॉई के उस केस के अंदर आप ड्रॉई के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं ले सकते, बिकॉज उसने बिल एक्सेप्ट नहीं करा हुआ, ठीक है। चलिए, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द बिल टू द ड्रॉई टू ऑब्टेन देयर एक्सेप्टेंस टू फिक्स मैच्योरिटी डेट। दोस्तों, जब भी एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है, ठीक है, वो इसीलिए मैंडेटरी है क्योंकि ड्यू डेट फिक्स नहीं की जा रही, ड्यू डेट निकल नहीं पा रही, वो है नॉर्मली आफ्टर साइट बिल के केस में, ठीक है। तो उस केस में, अब इस केस में फिर एक्सेप्टेंस जरूरी है, तो इसीलिए हम जो बिल होल्डर होगा वो प्रेजेंट करेगा बिल फॉर द एक्सेप्टेंस। इट इज टू मेक द पेमेंट ऑफ एनी बिल, इट्स मेच्योरिटी और ड्यू डेट मस्ट बी क्लियर। यस, ड्यू डेट तो क्लियर होना ही चाहिए। तो जिस केस में ड्यू डेट नहीं निकल पा रहा, ठीक है, मेच्योरिटी डेट नहीं फिक्स हो पा रही, उस केस में आपको बिल को प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टेंस। इट इज मैंडेटरी आफ्टर साइट बिल
और इफ रिक्वायर्ड बाय टर्म्स। जो आफ्टर साइट बिल है, ठीक है, सपोज 90 डेज आफ्टर साइट मींस 90 डेज देखने के बाद शुरू होंगे, ठीक है, तो उस केस में एक्सेप्टेंस जरूरी है। या फिर एक और केस मैंने आपको बताया है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ही कहीं मेंशन कर दिया जाए कि भाई पेमेंट के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ही बोल दे, तो एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी। ओके, बाकी सारे केसेस में ये ऑप्शनल रहेगी। फॉर अदर बिल्स इट इज ऑप्शनल, बट सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो होल्डर है वो करवा लेता है एक्सेप्टेंस, बट है ऑप्शनल। ना भी करवाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे केसेस में जो मेच्योरिटी है वो वेल डिफाइंड है हर एक केस में। अगर कोई आफ्टर डेट है उसमें भी मेच्योरिटी निकल जाएगी, हमने देखा ही है। अगर एट साइट बिल है वो तो ऑन डिमांड ही है, सिर्फ आफ्टर साइट बिल्स के केस में वो नहीं निकल पाती, ठीक है। दोस्तों एक स्पेशल केस है, अगर कोई भी बिल एक्सेप्ट किया जाता है मेच्योरिटी के बाद, मेच्योरिटी तो निकल गई, अब उसके बाद एक्सेप्ट हो गया, तो उसका ड्यू डेट कब होगा? डे ऑफ प्रेजेंटमेंट, जब वो डिमांड के लिए भेजा जाएगा वही उसका ड्यू डेट निकलेगा, अगर वो बिल एक्सेप्ट किया जाता है आफ्टर मेच्योरिटी। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। दोस्तों होल्डर को हर हालत में जो भी बिल का टाइप है, पेमेंट के लिए आप उसको बिल को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा ड्यू डेट पर। अगर वो प्रेजेंट नहीं करता तो कल को वो ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स की लाइबिलिटी कोई नहीं होगी, वो इनको नहीं बोल पाएगा कि यार एक्सेप्टर ने मुझे पेमेंट नहीं करा, बिकॉज उसने प्रेजेंट ही नहीं करा पेमेंट के लिए। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज मस्ट, जो भी कैटेगरी हो बिल की, ठीक है। ओके, ड्रॉई इफ एक्सेप्टर remains liable under NIA otherwise under Indian or Contract Act। yes, अगर ड्रॉई है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो अब तो एनआईए के अंदर क्लेम करोगे अगर वो पेमेंट नहीं करता तो। अगर एक्सेप्ट नहीं करा बट आपको लगता है कि यस कि वो लाइबल तो था यार, उसने मटेरियल लिया था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उससे रिकवरी कर सकते हो, वो बच फिर भी नहीं सकता। हाँ, एनआईए के अंदर उस केस में आप ड्रॉयर एंड इंडोर्सर से पेमेंट लोगे, बट वो भी कुछ तभी जब कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आगे हम देखेंगे वो पूरी होंगी तो। ओके, अब देखते हैं कि डिसऑनर क्या होता है बिल का। दोस्तों ड्यू डेट पे बिल का ऑनर ना होना ही डिसऑनर कहलाता है। बिल का ऑनर ना होना मतलब पेमेंट ना होना, नॉर्मली पेमेंट ना होना इज डिसऑनर। ये दो कैटेगरीज में होती है, एक नॉन एक्सेप्टेंस है, एक नॉन पेमेंट है। ये टू कैटेगरीज है, ठीक है। मोस्टली हमारी नॉन पेमेंट का केस ही आता है, बट एक बार नॉन एक्सेप्टेंस देखते हैं। दोस्तों जिस केस में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, सपोज आफ्टर साइट बिल है, ठीक है, आपने बिल को प्रेजेंट करा फॉर द एक्सेप्टेंस, बट ड्रॉई ने रिफ्यूज कर दिया, उसे इंटेंशनली लिया ही नहीं कि मैं नहीं लेता बिल, या वो था नहीं, या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया था, या उसने कोई एक्सेप्ट तो कर लिया बट सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं की, दैट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो उस केस में माना जाएगा कि डिसऑनर हो गया बिल को, ठीक है, उसने लेने से मना कर दिया, उसने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की, या उसने ऑल्टर करके एक्सेप्ट करी है, तो दैट इज द केस ऑफ डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो कि बिकॉज ये इसीलिए कैटेगरी ये आई है बिकॉज आफ्टर साइट बिल्स में एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी। सेकेंड कैटेगरी आती है नॉन पेमेंट की। ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, वो एक्सेप्टर बन चुका है, ड्यू डेट आई बट उसने पेमेंट नहीं करा, वो फुली लायबल रहेगा। बट दिस इज द केस ऑफ डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट। डिसऑनर का मतलब एक बार फिर से बोल दूं, बिल का ऑनर ना करना ड्यू डेट पे। बिल का ऑनर मतलब बिल की पेमेंट नहीं करनी। तो होल्डर को जब बिल का पेमेंट नहीं मिलता तो वो डिसऑनर माना जाता है। ओके, नॉन एक्सेप्टेंस प्रिवेंट्स फाइनलाइजिंग मेच्योरिटी। यस, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस करा ही है कि एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है। बिकॉज कुछ बिल्स में मेच्योरिटी फाइनलाइज नहीं हो पा रही, यही क्लियर नहीं हो पाएगा कि ड्यू डेट कब है, तब उस केस में एक्सेप्टेंस जरूरी है, और एक्सेप्टेंस उसके बाद शुरू होगी, ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद ही मेच्योरिटी शुरू होगी। बट ये एक ही केस में है, दैट इज आफ्टर साइट बिल, या सेकंड केस आ जाता है जबकि बिल की टर्म्स एंड कंडीशन ही बोल रही हो कि एक्सेप्टेंस जरूरी है। ओके, अब देखते हैं एक बार अगर बिल डिसऑनर हो गया तो जो होल्डर है वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले उसको नोटिस देना होगा सारी पार्टीज को, जो इंडोर्सर्स हैं, जो इंडोर्सर होंगे, ड्रॉर होंगे, जो एक्सेप्टर ड्रॉई, सबको वो नोटिस भेजेगा। वो नोटिस ओरल फॉर्म में भी भेज सकता है,
थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। नोटिस भेजना जरूरी है, अगर तो पेमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड। देन एक ऑप्शनल चीज है जो फॉलो करेगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये ऑप्शनल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग। वो क्या करेगा, वो नोटरी पब्लिक के पास जाता है, ठीक है, जो जो नॉर्मली हम देखते हैं कि नोटरी अटेस्टेशन होती है, जो एक सरकारी बॉडी है, सरकार ने उसको अपॉइंट करा हुआ है, वो उसके पास जाएगा, वो सारे फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर वहां पे जो पब्लिक ऑफिशियल होगा उसको रिकॉर्ड करवाएगा, ठीक है। दोस्तों ये नोटिंग हो रही है, उनके पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ओनली, ठीक है। तो नोटरी क्या करेगा, वो उनके पास एक सेपरेट रजिस्टर नॉर्मली मेंटेन रहता है, वो उसमें सारी बिल की डिटेल लिखेंगे, फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर मेंशन करेंगे कि ये बंदे का बिल था, ठीक है, इसने ये डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन पेमेंट या नॉन एक्सेप्टेंस, सब कुछ लिखा जाएगा। या वो सीधा वो बिल पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो नोटिंग चार्जेस लेते हैं, कुछ चार्जेस होंगे वो भी मेंशन करे जाएंगे, 500-600 रुपया लिया जाएगा जो होल्डर से, वो भी मेंशन करा जाएगा। नोटिंग करवाते क्यों है, कल को ये एक तरह से प्रूफ हो जाएगा, एक तरह से ये प्रूफ है, ठीक है। कल को बंदा जब कोर्ट में जाएगा, डिसऑनर का केस फाइल करेगा, तो ये प्रूफ आ जाएगा कि भाई वाकई बिल डिसऑनर हुआ है, जो होल्डर है वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। इट प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस, बट एक बार फिर से बोल दूं, इट इज ऑप्शनल। ये एक लीगल एविडेंस ही बना रहा है, बट ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड नोटिंग के बाद आता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में क्या है, जो नोटरी है ना, कुछ बट इसमें पेमेंट कुछ और ज्यादा लगेगा, ठीक है। नोटरी एक फॉर्मल सर्टिफिकेट इशू करता है, ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट होगा, उसमें डिक्लेयर करता है कि यार ये होल्डर था, इसका जो बिल है वो डिसऑनर हो चुका है, उसमें सारे फैक्ट्स वो रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं हम प्रोटेस्ट। ये एक सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है। ये दोस्तों मैंडेटरी होता है अगर फॉरेन बिल्स हैं, अगर आप इंटरनेशनल बिल्स हैं, अगर आप इंटरनेशनल कोई मटेरियल बेच रहे हो, वो डिसऑनर होता है बिल, तो प्रोटेस्ट इज मैंडेटरी, ठीक है। अब while noting and issuing protest certificate, notary official may contact the acceptor. नोटरी ऑफिशियल यस जो एक्सेप्टर है, ड्रॉयर, उससे बात कर सकता है कि भाई तुम्हारा बिल था, ये पेमेंट हुआ नहीं है, या पेमेंट कर दो, अदरवाइज ये डिसऑनर हो जाएगा, ताकि नोटरी भी अपनी तसल्ली हो जाए उसकी, बाकी जो पेमेंट हो नहीं पा रही, ठीक है। तो ये उनसे पर्सनली डिस्कस कर सकता है जो एक्सेप्टर है, ठीक है, पेमेंट करवाने के लिए। अगर फिर भी नहीं होता तो वो प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है। प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट के लिए एक सेपरेट हाई फीस ली जाती है, ठीक है। नोटिंग की फीस अलग है, प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट की फीस अलग है। तो दोस्तों ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिसऑनर का कॉन्सेप्ट। अब इसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यूज आएंगे, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे और उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़ेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी आने वाली वीडियो जरूर देखते रहें। थैंक यू सो मच।